तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता वह देश कौन सा है। इस कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सौंदर्य, संस्कृति, सभ्यता और विरासत का खूबसूरती से वर्णन किया है। कवि का उद्देश्य यहाँ पे अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को आप लोगों से परिचित कराना है। मन मोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो देश एक ऐसी प्रकृति के समीप बसा, एक ऐसी प्रकृति के सानिध्य में बसा, ऐसी प्रकृति की गोद में बसा है जो मन को मोह लेती है, जो आपके दिल को जीत लेता है। प्रकृति का यहाँ पे तात्पर्य प्राकृतिक सौंदर्य से। जिस देश में खूबसूरत हिमालय एक तरफ हैं, एक तरफ नदियां बह रही हैं, समुद्र है जिसके तीन तरफ, जहाँ हरे भरे जंगल, हरियाली, खूबसूरती, ऐसी खूबसूरती जो आपके हृदय को जीत लेती है, आपके हृदय का आपके हृदय को मोह लेता है, जो जो सौंदर्य है। और जिस देश में ऐसा सुख मिलता है आपको स्वर्ग के समान, तो स्वर्ग से तुलना की है उस जगह की कवि ने। और वो जगह कौन सी है, वो देश कौन सा है, कवि यहाँ पूछ रहे हैं। वो जहाँ स्वर्ग जैसा सुख मिलता है वो देश कौन सा है, जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिस देश का चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, रत्नेश का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पे समुद्र से, सागर से। तो अगर आप भारत के नक्शे की कल्पना करोगे तो आप देखोगे हमारे जो देश का चरण है दक्षिण भाग, तो वहां पे आपको दिखेगा कि समुद्र है दक्षिण में, जो कन्याकुमारी हमारे देश का अंतिम अंतिम जो कोना है। तो कवि कहना चाह रहे हैं जिस देश के चरण बिल्कुल, जिसका बिल्कुल कोना, जिसकी टिप दक्षिण में, जिसका अंत, वहां पे समुद्र बह रहा है, और जिसके मुकुट, जिस देश का जो मुकुट है वो स्वयं हिमालय है। अब आप देखेंगे हमारे उत्तर भाग में जाएंगे तो हिमालय, खूबसूरत हिमालय के पहाड़, हिमालय की वादियां हमारे देश की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। तो कवि यहाँ यही कह रहे हैं कि वो देश कौन सा है जहां, जिस देश के चरण, जिस देश के बिल्कुल दक्षिणी निचले हिस्से में रत्नेश, जिसके सागर जिसके चरण धो रहा है, निरंतर उसके चरणों को छूता हुआ बह रहा है, और जिसका मुकुट हिमालय है, वो कौन सा देश। आगे कवि कहते हैं, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है जहां पे जो नदियां हैं, अलग अलग नदियां हैं, वो वहां पे सुधा का अर्थ है अमृत। जहाँ जो नदियां वो एक अमृत की तरह बह रही है, अमृत की धारा बहा रही है। और सही बात है, नदियां जो हमारे देश में वो एक अमृत का ही काम कर रही है, लोगों की प्यास बुझा रही है। उन नदियों की वजह से कितनी सिंचाई की व्यवस्था हमारे देश के अनेक भागों में हो रही है। उनके किनारे लोग बसे हुए, सभ्यताएं हैं, धार्मिक एक कारण भी है, जो हम उन नदियों को, गंगा माँ को और बाकी जो सरस्वती नदियाँ, इन नदियों का हम पूजन करते हैं। तो एक तरह से वास्तव में बिल्कुल सही कहा गया, नदियां जहाँ अमृत की धारा बहा रही है, अमृत फैला रही है, लोगों को जीवन दे रही हैं, सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है। और जो एक इन नदियों की, जो नदियों से जो पानी प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा सिंचित हुआ हुआ, सींचा हुआ, एक बगीचे की तरह सींचा हुआ, सलोना मतलब सुंदर, वह देश कौन सा है। कवि ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी हालांकि हमें तो पता ही है वो देश कौन सा है, लेकिन कवि ने अभी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अभी वो केवल महिमा कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। शुरू की पंक्तियों में उन्होंने प्रकृति की यहाँ पे अपनी देश की प्रकृति का महिमा मंडल किया है। अभी वो यहाँ पे अपनी देश की नदियों की बात कर रहे हैं। फिर कवि आप कह रहे हैं आगे की दो पंक्तियों में, जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे वो देश कौन सा है। कवि कह रहे हैं वो देश जिसमें अनेक प्रकार के रस रसीले फल, जहां जिस देश में होते हैं, अलग अलग अनाज, मेवे, हर एक आंगन में, घर घर में ये चीजें हो रही हैं, वो देश कौन सा है। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हमारे देश में फलों की पूरी कितनी वैरायटी, अनेक प्रकार के फल है हमारे। आम भी पाया जाता है, संतरा,
आप खा सकते हो, केला खा लोगे, जिस फल की भी कल्पना करो, क्या नहीं है हमारे देश में। कहीं के संतरे प्रसिद्ध हैं, हिमाचल कश्मीर के आप सेब खा लीजिए, आम हमारा मलियाबादी दशहरी आम, ठीक है, और सीजन में तरबूज आ रहे हैं, खरबूज आ रहे हैं, और दुनिया भर के यहाँ पे जो ऐसी जड़ें हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, कंद का अर्थ है जड़, जो जमीन के अंदर जो फल या सब्जियां होती हैं, अनाज में आप देखो हमारे यहाँ चावल है, गेहूं आप ले लो, अनेक प्रकार की दालें हैं, मेवे हैं, सूखे मेवे हैं, अखरोट हो रहे हैं, काजू बादाम, इतना, इतनी अनेकता, इतनी खाने की जो विभिन्नताएं हैं, जो वैरायटी है, वो मुझे नहीं लगता किसी और देश में है। और ये सब अंग में सजे, हर एक आंगन, अंग का यहाँ तात्पर्य है कवि का आंगन, हर आंगन में ये कुछ ना कुछ उपज हो रही है। आप देश के किसी भी प्रांत में चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको एक अलग संस्कृति मिलेगी, एक अलग तरीके का खाना पीना मिलेगा। तो वो देश कौन सा है, कवि यहाँ पे यही पूछ रहे हैं। अब जो पंक्तियां, आइए हम उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। कवि कह रहे हैं, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मतलब जिस देश में तरह तरह की खूबसूरत महक फैलाने वाले सुगंधित प्यारे प्यारे प्रसून, मतलब फूल पुष्प खिले हुए हैं, अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, लोगों का दिल प्रसन्न चित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं लोगों को, और वो फूल दिन रात खिलते हुए मुस्कुरा रहे हैं, लोगों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, वो देश कौन सा है। फिर आगे कवि कहते हैं, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जहाँ मैदानों में, पर्वतों में, वनों में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, खेत खलियान हरे भरे होके चारों तरफ खूबसूरती बिखेर रहे हैं, जहाँ चारों तरफ आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी है, हर्ष है, वह देश कौन सा है। हमें आपको पता है ये कौन सा देश है। अभी आगे देखिए कवि ये रहस्य से कैसे पर्दा खोलेंगे, ठीक है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, जिस देश की धरती कभी ना समाप्त होने वाले धन से भरी पड़ी है, अनंत का अर्थ है कभी ना समाप्त होने वाला धन, हमारा हमारी वो देश कौन सा है। अब हमारा देश है, देखिए यहाँ पे जो प्राकृतिक हमें चीजें मिली है, चाहे वो नदियों का जल हो, जो हमारी उपजाऊ धरती हो, जो धरती के अंदर की चीजें हो, जो खेत खलियान, जो सौंदर्य हमें प्रकृति ने दिया, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो इसी को कवि ने कहा है, कभी ना समाप्त होने वाला धन। संसार का शिरोमणि व देश कौन सा है। शिरोमणि का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो संसार का वो सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है, जिसकी धरती कभी ना समाप्त होने वाले धन से भरी पड़ी है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। अब देखिए जो हमारा देश है उसकी सभ्यता सबसे प्राचीन है। हमने हमेशा पूरी दुनिया में प्यार, भाईचारा, अपनेपन का, दोस्ती का संदेश दिया, दोस्ती दोस्ती का पैगाम दिया है। हमारे जो वेद पुराण हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा ज्ञान पूरी दुनिया में बांटा है, लोगों ने सीखा भी है। दुनिया भर से लोग आए हैं यहाँ पे, दार्शनिक आए हुए हैं हमारे देश की सभ्यता को समझने, सीखने। तो कह सकते हैं कि हमने पूरी दुनिया को शिक्षित किया है हमारे देश ने। हालांकि ये मैं कह रहा हूँ हमारा देश, अभी कवि केवल प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। तो कवि कह रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के लोगों को जागरूक किया, प्रेरित किया, जगाया, सुधारा, शिक्षित किया, वो देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज त्रिणवित आदेश से पिता के, वह राम थे जहां पर, वह देश कौन सा है। अब कवि कह रहे हैं जिस देश में एक पिता के आदेश से, एक पिता ने जो आदेश दिया अपने पुत्र को, और पुत्र ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए राज सिंहासन छोड़ दिया और वन में चले गए 14 वर्ष के वनवास को भोगने अपनी पत्नी के साथ। देखिए ऐसे आदर्श पुत्र किस देश में पैदा हुए, वो राम थे जिनका वो जिक्र कर रहे हैं कवि। तो राम ने हंसते मुस्कुराते हुए एक राज सिंहासन अपने पिता के आदेश पे छोड़ दिया। कहना बहुत सरल है दोस्तों, लेकिन आप अगर इस बात पे गौर करिए, 14 वर्ष के लिए वन में जाना स्वीकार किया, कितने हंसते मुस्कुराते, जो आज्ञा पिताश्री, और सुबह निकल गए अपनी पत्नी के साथ, और साथ में उनके, सबको पता है, छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ हो लिए। तो आगे कवि वही जिक्र कर रहे हैं, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहां थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वो देश कौन सा है। जिस देश में
ऐसे लक्ष्मण और भरत सरीखे निस्वार्थ भाई हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब भरत को ही देख लीजिए आप, उन्होंने जीवन भर, मतलब जीवन भर 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की अमानत समझ के उनकी खड़ाऊ सिंहासन में रख के राजपाट चलाया। तो ऐसे भाइयों का कहाँ उदाहरण मिलता है? अगर मुझे तो याद नहीं आता कि भारत के सिवाय कोई दूसरा देश हो जहाँ दो भाइयों का झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि भाई ये सिंहासन आपका है, भाई ये राजपाट आपका है। हमेशा झगड़ा इस बात का होता है कि मेरा सिंहासन, मेरा राज्य। लेकिन यहाँ देखिए आप, भरत और राम का प्यार, लक्ष्मण का निस्वार्थ प्यार जो उनके साथ, वो भी 14 साल के लिए वन में चले गए। तो ऐसा देश कौन सा हो सकता है जहाँ पे ऐसे निस्वार्थ भाई, राम जैसे पुत्र, भगवान राम पैदा हुए, जहाँ भगवान खुद अवतार लेते हैं जिस धरती पे, वो देश कौन सा है? अब आगे कवि कह रहे हैं अंतिम पंक्तियों में, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। जो भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, जो न्यायकारी हैं, जो बिल्कुल न्याय का पालन करने वाले हैं, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी मन में कोई दुर्भावना लिए जो भी बता सकते हैं, वे सब बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, जिस देश के करोड़ों, कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों, करोड़ों सेवक है, करोड़ों भाई है, करोड़ों पुत्र है, करोड़ों सपूत है, जो हंसते हंसते अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। भारत के सिवाय वो दूसरा कौन सा देश हो सकता है? कोई देश हो ही नहीं सकता। तो वो देश मेरा भारत, आप सबका भारत, हमारा भारत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको चैनल या हमारी करी हुई व्याख्या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये कुछ शब्दार्थ हमने दिए हैं, आपकी सुविधा के लिए इनको समझने का प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों, हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, और जल्दी हमारे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के भी चैनल शुरू होने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त मनीष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।